सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल्स। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में मैसेज किया था कि हम लोग एंड सेमेस्टर बैच सेमेस्टर 4 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बैच में हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट कवर करवाएंगे आपके, ठीक, फिजिक्स एंड मैथ्स। इसमें आपके दोनों सब्जेक्ट्स को हम कवर करवाएंगे। तो सेमेस्टर 4 में भी आपके पास 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप थर्ड ईयर में मूव करेंगे तो आपके 3 पेपर हो जाएंगे, बट यहाँ पे आपके मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट्स में 3 पेपर होते हैं, ठीक। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बैच पे जोड़ देंगे और कैसे क्लासेस चलनी होंगी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। दूसरी चीज़, तो ये पहला लेक्चर है, तो ये डेमो लेक्चर ही, इंट्रो लेक्चर है। तो डेमो लेक्चर में हम लोग आज क्या बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो डेमो लेक्चर में बेसिकली हम लोग सिलेबस देख लेंगे और उसके बाद आज मैथ्स का डेमो लेक्चर है, फिजिक्स के लिए अलग से एक डेमो वीडियो आएगी, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो मैथमेटिक्स का डेमो लेक्चर है। तो आज हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या है यहाँ पे। तो आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4 में 2 पेपर है। जैसे मेरे पास यहाँ पे सिलेबस रखा हुआ है, मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक। सो सी दिस योर सिलेबस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखोगे कि सेमेस्टर 4 में पहला पेपर आपको अब मैकेनिक्स देखने को मिल रहा है, मैकेनिक्स 1 के नाम से है। और इससे पहले आपने कभी ऐसा सिलेबस नहीं देखा मैथ्स में, ठीक। इससे पहले वही अलजेब्रा वगैरह, ठीक, कैलकुलस वगैरह, एनालिसिस वगैरह ये सब देखा होगा। बट यहाँ पे एक नया जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट निकल कर आया है वो ये कि आपको पहली बार मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पहली बार मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन ही आते हैं। आप PYQs वगैरह अगर आपके पास होंगे, खरीद लिए होंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ से क्या आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। और बहुत ही कम चांसेस होते हैं, कभी कभी आ जाता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन से भी कुछ प्रूफ करने लायक अगर यहाँ पे है तो प्रूफ्स आ सकते हैं। बट सी दिस इज योर न्यू चैप्टर, या हम कहें कि ये पहला सा पेपर है जो आपको यहाँ पे BSc में देखने को मिलेगा, मैथ्स के अंडर में मैकेनिक्स के नाम से। इसके आप जैसे आप ये वाली मैकेनिक्स समझ जाएंगे तो आपकी आदत से पड़ जाएगी, क्योंकि सेमेस्टर 5 में भी मैकेनिक्स है, सेमेस्टर 6 में भी मैकेनिक्स है और फिर MSc में भी मैकेनिक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मैकेनिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आगे से मैकेनिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आप इसी सेमेस्टर से समझ जाइएगा। अगर आपको यह सेमेस्टर की मैकेनिक्स नहीं समझ में आएगी तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप आगे मैकेनिक्स को हैंडल कर पाएँ। एक अलग ऑप्शन भी है हमारे पास कि आप क्वेश्चंस को रट के जाइए, पेपर में नंबर पा लीजिए। बट अगर आपको आगे मैथ्स पढ़ना है तो यहाँ से मैकेनिक्स आपको बहुत भली भांति प्रॉपर नोट्स के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक। सारे नहीं तो कम से कम इतने तो आ जाने चाहिए जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और यहाँ पे अगर आप हमसे मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। इवन आप एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि आप बिलीव नहीं कर सकते, ठीक। कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको हमारे साथ पढ़ना है, इस बैच में जुड़ना है और प्रॉपर नोट्स बना के एग्ज़ाम से पहले ही पूरा सब कुछ तैयार कर लेना है। और जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको करवाएंगे। तो यहाँ पे 4 यूनिट हैं, ठीक है, जैसा आप सभी सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी 4 यूनिट हैं। पहले यूनिट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, पोलर, पेडल, इंट्रिंसिक, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले आपको इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। फिर मोशन इन अ प्लेन है। एक्चुअली ये जो मैकेनिक्स है वो आपकी डायनेमिक्स है, ठीक। हम यहाँ लिख देते हैं दिस मैकेनिक्स इज नोन एज डायनेमिक्स। तो जो ये आपकी मैकेनिक्स है वो डायनेमिक्स के अंदर में आती है, ठीक है। डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, वैसे तो आपने 11th-12th की फिजिक्स में पढ़ रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा कि व्हाट इज डायनेमिक्स, व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज दिस मैकेनिक्स स्टैंड फॉर, ठीक। तो मोशन इन अ प्लेन है। फिर सेकेंड यूनिट में आपके रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर तीसरी यूनिट में आपके पास मोशन है रजिस्टिंग मीडियम में, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बाकी बातें हैं। चौथी यूनिट में है आपके पास सेंट्रल मोशन, ठीक है। तो ये 4 यूनिट आपके पास पहली मैकेनिक्स में है। नीचे आते हैं तो नीचे आपको सिलेबस में क्या मिलता है, बुक्स रिकमेंडेड, कि कौन कौन सी बुक्स आपको यहाँ पे रिकमेंड की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा एक ये वाली बुक PL श्रीवास्तव एलिमेंट्री डायनेमिक्स, और एक ये वाली बुक SL लोनी डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी। ऊपर वाली बुक्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप हमारे नोट से पढ़ेंगे और ये बुक आपके पास है तो ऊपर वाली बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो पेपर 1 था।
ठीक है। पेपर 1 मैकेनिक्स, जिसे अब बेसिकली हम बोलेंगे डायनेमिक्स, ठीक है। और पेपर नंबर 2 आपके पास है एडवांस एनालिसिस 2, ठीक। इसके पहले वाले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में आपको एडवांस एनालिसिस 1 के बारे में बताया गया होगा, उसी के आगे की कहानी है, ठीक। तो आपके लिए क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि बूस्टर की तरह काम करेगा। दैट इज कि आपके पास एडवांस एनालिसिस 1 की थोड़ी बहुत नॉलेज या कम से कम 70 to 80% नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पिछले सेमेस्टर की जो एनालिसिस थी आपको कुछ तो पता ही होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाएं। तो इसमें यूनिट 1 में वही है, ठीक है। आपके पास सीरीज आपने पढ़ी रखा है, तो पावर सीरीज है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। फिर सेकेंड यूनिट में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज पे कैसे कन्वर्जेंस देखना है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, ठीक। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज क्या होती है। मतलब बेसिकली ये जो दो यूनिट है आपकी बेसिकली सीरीज पे है, और सीरीज और सीक्वेंस क्या होता है आपने पिछले वाले सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तीसरी यूनिट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक चेंज होता है। टॉपिक चेंज इसलिए होता है क्योंकि अब यहाँ पे आता है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके लिए एक नया चैप्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही चेक करना है। तो यहाँ पे भी वही कहानी चलेगी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। जो सबसे कमाल की बात है वो ये वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 4। बेसिकली जो यूनिट नंबर 4 है वो आपका मैट्रिक स्पेस है, और ये आपका एक न्यू चैप्टर है, ठीक। तो अब आगे का सेमेस्टर जो है वो इसी यूनिट के आगे से शुरू होगा, ठीक है। मतलब जब आप सेमेस्टर 5 में मूव ऑन करेंगे तो वहां की जो एनालिसिस होगी, अगर आपको ये आता है तो बहुत आसानी से आप उसको हैंडल कर पाएंगे, खास करके पहली और दूसरी यूनिट, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, पहले आप देखिए सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है हमारे पास यहाँ पे इसी में, कि ये जो दो तीन यूनिट हैं आपकी इस बार सेमेस्टर 4 में पेपर नंबर 2 में, वो पिछली पेपर की जो एनालिसिस थी उससे रिलेशन में है, और चौथी यूनिट को यहाँ पे नया कर दिया गया है। और पेपर नंबर 1 में जो आपका मैकेनिक्स है वो पूरी तरीके से एक नया पोर्शन लाया गया है, ताकि आप आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं उनके मैकेनिक्स को प्रॉपर फुली समझ सकें। अब यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स दे रखी हैं कि आपको कौन सी बुक्स यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको 2 बुक रिकमेंड करते हैं फिर से। एक एल्टोन एच स्मिथ और वॉल्टर एक की आती है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस, और दूसरी डी विडर की एडवांस कैलकुलस। दोनों बुक में आप जा सकते हैं, आपको दोनों बुक्स, वैसे बुक्स ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि हमारे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लोग बुक्स पढ़ते थे नहीं, हम ही लोग थे जो पढ़ते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। उनके पास बस नोट्स मिल जाए, PYQs मिल जाए, और वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। तो अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप इस बैच से जुड़ेंगे और इस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी, तो एक मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9335671516, ठीक, 9335671516। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए। इस बैच से कैसे जुड़ना है मैं आपको इस बैच में कैसे ज्वाइन करवाऊंगा। यहाँ पे जो बैचेज हैं लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस आप लोग देखते रहते हैं, वैसे ही लाइव क्लासेस आपकी एनसेम बैच सेमेस्टर 4 के लिए चलेंगी। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा कि कमेंट सेक्शन ऑन होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट रनिंग क्लासेस के दौरान पूछ सकते हैं, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चूंकि डेमो लेक्चर है, तो हम एक काम करते हैं कि कुछ बच्चों ने कहा कि डेमो लेक्चर्स कैसे होते हैं, तो डेमो लेक्चर्स हम बता देते हैं आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पे डेमो में पढ़ाएंगे। तो डेमो आपका यही लेक्चर नंबर 1 है, इसके अलावा और आप कोई डेमो लेक्चर नहीं आएगा। ऐसा ही एक डेमो लेक्चर फिजिक्स के लिए आएगा। एक काम करते हैं, अपना जो पेपर नंबर 1 है मैथ्स का वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका पेपर नंबर 1 है वो हम लोग मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो पेपर नंबर 1 में हम लोग यूनिट 1 से शुरू करेंगे। यूनिट 1 में आपका है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डायनेमिक्स का, मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स हमारे लिए एक नया चैप्टर आया है, एक नया पेपर आ गया है। तो इस नए पेपर का थोड़ा से अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और पुरानी यादें जो हैं हमारी मैकेनिक्स को लेकर ताज़ा करते हैं, ठीक है। तो पहले डायनेमिक्स, मैकेनिक्स सब क्या है, इन सब टर्म्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक,
तो मैकेनिक्स है आपके पास अब नया पेपर, मैकेनिक्स पेपर 1। एकदम आराम से पढ़ेंगे आज, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है। एकदम ध्यान से मन लगा के, अगर आप लोग कॉलेज से आ गए हैं, कॉलेज के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आराम से, ठीक है, बस कुछ समय के लिए बैठ जाइए मेरे साथ। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तभी बैच ज्वाइन करिएगा। कोई यहाँ पे मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ या जो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आ रहा है तभी बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, अनयूजुअली बैच नहीं ज्वाइन करना है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो यहीं से हम लोग लेक्चर नंबर 1 की भी शुरुआत कर देते हैं फॉर मैथमेटिक्स। फिजिक्स के लिए हम अलग से रखेंगे। तो मैकेनिक्स आपका न्यू पेपर है, दिस इज योर न्यू पेपर। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये कैसे, यहाँ पे क्या क्या हमको पढ़ना है, किन किन टर्म्स को यहाँ पे देखना है। सो फर्स्ट टर्म इज योर, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैकेनिक्स यहाँ पे नाम दिया गया है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो मेरे साथ सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखिए, ठीक, मेरे साथ सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखिए। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा है 11th-12th में, कुछ वैसा ही है। साइंस की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the effect of forces, which deals the effect of forces on the body, ठीक। साइंस की वो ब्रांच जो किससे डील कर रही है, बॉडी पे लग रहे फोर्सेस के इफेक्ट पे डील कर रही है, ठीक। जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है उसका इफेक्ट कैसा है, वो सारे हम यहाँ पे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। उन सभी की स्टडी हम यहाँ पे मैकेनिक्स में करते हैं। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, ठीक। मैकेनिक्स आपकी दो सब डिवाइडेड, मैकेनिक्स आपकी फर्दर सब डिवाइडेड हो जाती है 2 ब्रांचेस में, ठीक है। ये तो वैसे भी ब्रांच है पहले से ही, लेकिन इसकी 2 सब ब्रांचेस हैं। पहली है आपकी स्टैटिक्स, दूसरी है आपकी डायनेमिक्स, ठीक। और जो आपके सिलेबस में है अभी, ठीक, जो आपके सिलेबस में है अभी वो है डायनेमिक्स, ठीक। मैंने आपको बताया ना, जब सिलेबस बता रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था कि जो आपकी पूरी मैकेनिक्स यहाँ पे आई है वो डायनेमिक्स आई है। स्टैटिक्स का मतलब होता है, ठीक है, बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी, और डायनेमिक्स का मतलब होता है बॉडी आपकी मोशन में होगी। तो हम जो इस पेपर में डिस्कस करेंगे पूरे सेमेस्टर में, तो बॉडी एक्चुअली मोशन में होगी, ठीक, बॉडी चल रही होगी, मोशन में होगी, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि स्टैटिक्स किसे कहते हैं, डायनेमिक्स किसे कहते हैं। स्टैटिक्स में आप लिखिए इसकी डेफिनेशन, ये 2-3-4 पेज का नोट्स होगा, 2 पेज या 3 पेज जो भी बोल लीजिए, कि आपका क्या है, ये कुछ डेफिनेशन जो हमें यूज़ करनी है या जो होती हैं इस पेपर को लेके, वो हमें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो स्टैटिक्स में आप लिखिए साइंस की वो ब्रांच, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस की ब्रांच क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स का सब ब्रांच है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक, स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जहां पे बॉडी रेस्ट में होगी। तो विच डील्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जो फोर्सेस के इफेक्ट को डील करेगी, विच डील्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। जो नोट करने वाली बात है वो यही है कि डील करेगी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को लेके जब बॉडी आपकी रेस्ट में होगी, यानी बॉडी जब रुकी होगी तो कैसा फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स का इफेक्ट कैसा है, वो सारी बातें बॉडी के ऊपर स्टैटिक ब्रांच में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और डायनेमिक्स में बॉडी जब मोशन में होगी तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, वो सारे इसमें डायनेमिक्स में बताए जाएंगे। तो बेसिकली आपका पेपर भी डायनेमिक्स से जुड़ा हुआ है।
तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इसकी भी नॉर्मल से डिफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स it is a branch of mechanics which deals the effect of forces, बस यहाँ पे रेस्ट है, यहाँ पे मोशन हो जाएगा, which deals the effect of forces, which deals the effect of forces when body is at motion। तो जब आपकी बॉडी मोशन में होगी तो डायनेमिक्स में बात करेंगे, और जब आपकी बॉडी रेस्ट में होगी तो स्टैटिक में बात करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका अगले सेमेस्टर में है, स्टैटिक वाला। अभी डायनेमिक्स आपके सिलेबस में है तो डायनेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। वैसे प्रॉपर एक लाइन में होना चाहिए कि पहले स्टैटिक फिर डायनेमिक्स, बट कोई बात नहीं, आपके यहाँ पे डायनेमिक्स पहले आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डायनेमिक्स समझ में नहीं आए, ठीक है। दोनों ही अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ और टर्म्स भी हैं जिसे हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपने 11th-12th में पढ़ रखी है, हम यहाँ पे दोबारा लिखवाते हैं। ये 3 नॉर्मल डेफिनेशन थी मैकेनिक्स को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पे आप टर्म्स लिखेंगे काइनेमेटिक्स। पहला टर्म आप लिखोगे काइनेमेटिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? पहले हमको पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या है। तो इसमें लिखिए इट इज द स्टडी of motion without any consideration of the forces। ध्यान से देखिए, अभी क्या लिखा हुआ है शायद आपको समझ में ना है, बस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। पहले लिखा क्या हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी करेंगे, मतलब बॉडी जो मोशन में है उसकी स्टडी करेंगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेस। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है, बॉडी जिसका नाम यहाँ पे मान लीजिए ए है। बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ठीक। ये बॉडी ए है जो ए पॉइंट पे थी और अब ये बी पॉइंट पे चली गई। तो जब ये ए से बी पॉइंट पे चली गई तो बॉडी किस में थी? जब यहाँ पे चल रही होगी तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक। बाद में बात करेंगे कैसा क्या होता है ये सब। तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करी होगी, ठीक। अब बॉडी ए पे जब हम कोई फोर्स लगाए होंगे या कोई फोर्स लगा होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तभी ना बॉडी ए से बी पे गई है, नहीं तो बॉडी रेस्ट पे होती। इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन जब हम इस पर कोई फोर्स लगाए होंगे या कोई फोर्स लगा होगा तब ये बॉडी मूव करके बी पे गई होगी। तो ऐसी बॉडी की हमें यहाँ पे स्टडी करनी है जो बॉडी मोशन में तो होगी, ठीक है। ए से बी पे चली तो बॉडी मोशन में आ गई है, तो ऐसी बॉडी की हम स्टडी करेंगे कि जो मोशन में होगी, लेकिन उस पर क्या फोर्स लगा है जिस वजह से वो मोशन में आई है, ठीक। ऐसा क्या फोर्स था, चाहे वो बाहरी लगा हो, चाहे हमने लगाया हो, कैसा भी लगा हो, चाहे इंटरनल लगा हो, चाहे वो एक्सटर्नल लगा हो, कि बॉडी ए से बी पे मूव कर गई है। हमें फोर्स की बारे में जानकारी नहीं, ठीक। हमें फोर्स से कोई लेने देना मतलब नहीं है, ठीक। फोर्स कैसा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, कैसा भी फोर्स है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, सेंट्रल फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, कैसा भी फोर्स हो, ठीक। बॉडी बस मोशन में होनी चाहिए। तो जो बॉडी आपकी जो बॉडी है मोशन में है, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन सा फोर्स लगा हुआ है। बिना फोर्स के बारे में, बिना फोर्स को जाने ऐसी बॉडी की स्टडी करना जो मोशन में है वो काइनेमेटिक्स में आएगा, ठीक। बिना फोर्स की स्टडी करना कि कौन सा फोर्स लगा है जैसे बॉडी मोशन में आई है, बिना फोर्स के जाने बस हमको उस बॉडी की स्टडी करनी है जो मोशन में चल रही है, ठीक। उस बॉडी की स्टडी करनी है जो मोशन में चल रही है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। हमें फोर्स कंसिडर नहीं करना है, ठीक। तो ऐसे जो स्टडी होगी मोशन की वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगी। अब दूसरा टर्म होता है यहाँ पे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या कहता है? ऐसी स्टडी करना बॉडी के मोशन की, ठीक। बॉडी मोशन में है, ऐसी हमें यहाँ पे इसकी स्टडी करनी है कि बॉडी मोशन में है,
अच्छी बात है, इसकी भी स्टडी करेंगे, लेकिन इस बार हम ये जानते हुए करेंगे स्टडी कि कौन से फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, तो फोर्स इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो बस यही अंतर है। काइनेमेटिक्स में हम बस मोशन की स्टडी करते हैं, फोर्स का लेना देना कोई मतलब नहीं है, लेकिन काइनेमेटिक्स में फोर्स को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे बॉडी के मोशन की स्टडी करनी है। तो इसमें लिखिए, इट इज द स्टडी, it is the study of bodies, it is the study of bodies with reference to the forces। अब हमें यहाँ पे फोर्स को कंसिडर करना है, with reference to the forces, with references to the forces which cause the motion। कि कौन सा फोर्स था जिससे बॉडी मोशन में आई है, उस फोर्स की भी हमें यहाँ पे स्टडी करनी होगी। ठीक, वहां पे फोर्स को छोड़ रहे थे, यहाँ पे फोर्स की स्टडी करनी है। इसमें और भी लिख सकते हैं आगे कि इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप between the forces, between the forces acting on a body, between the forces acting on a body, the mass of the body, the mass of the body। ऐसे ही आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, तो कोई अलग से हमने यहाँ पे नोट्स दोबारा नहीं लिखवाएंगे, यही नोट्स हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। और बाकी अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान आप जब बैच में जुड़े आएंगे वहाँ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। बाकी पीडीएफ आपको मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। एंड और हाँ, एक बात और हम बता दें, पीवाईक्यू हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू नहीं करवाएंगे, पीवाईक्यू आवर हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। एंड द मोशन ऑफ द बॉडी, आखिरी पॉइंट है, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक, ये दूसरा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखवाई है, ऊपर जो बातें हमने करी हैं वही उसका दूसरा यहाँ पे शब्दों में निचोड़ है। कैसे? ऐसी स्टडी जिसमें क्या हो, रिलेशनशिप हो, फोर्सेस जो बॉडी पर लग रही है। मैंने बताया था काइनेटिक्स में हम फोर्स की भी बात करेंगे जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, फिर बॉडी का मास वगैरह क्या है उस पर भी बात करेंगे, और बॉडी का मोशन की तो बात करेंगे, क्योंकि डायनेमिक्स का ही पोर्शन है। तो काइनेटिक्स दोनों ही मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब डायनेमिक्स के अंदर फॉल करेंगे, स्टैटिक्स के अंदर तो होंगे नहीं, क्योंकि मोशन की बात की जा रही है। तो काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स दोनों ही डायनेमिक्स के ही पार्ट है, तो मोशन की बात तो होगी। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन थे जो आपको यहाँ पे हमें बतानी थी। तो इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये जब पेपर शुरू होगा, पेपर तो शुरू हो चुका है, ठीक है, डेमो लेक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब मतलब आपकी ऑफिशियली यूनिट शुरू होगी तो आप वहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे, एक्सीलरेशन की भी बात कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि भूल जाते हैं। ठीक, कुछ बच्चे क्या है यहाँ पे भूल जाते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो हम यहाँ पे उसकी भी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, तो कुछ और बेसिक कंसेप्ट हैं डायनेमिक्स को लेके, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक्स। सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक्स। अब यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हुआ वो हुआ, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अब आपको सारी चीजों को समझना है। तो पहला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका जो हमें बताना है, वो है रेस्ट एंड मोशन। तो पहले हमें आपको बताना है कि रेस्ट एंड मोशन बेसिकली होते क्या है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है तो मतलब क्या है, बॉडी मोशन में है तो मतलब क्या है। तो इसमें लिखिए, किसी पार्टिकल को बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, तो अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन अ रेस्ट, अ पार्टिकल इज सेड टू बी, अ पार्टिकल इज सेड टू बी
एट रेस्ट, अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट, पार्टिकल को बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, if it does not change its position with respect to its surrounding with the time। सिंपल सी डेफिनेशन है कि बॉडी, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक ठीक, इसको बोलेंगे रेस्ट में है अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक, विद द टाइम, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज ना करे, मतलब ये यहीं कहीं पर है। अगर ये t बराबर t टाइम पे है या t0 टाइम पे यहीं पे है तो वो यहीं पे रहे, अब ये अपनी पोजीशन ना तो इधर चेंज करे ना तो इधर चेंज करे, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है, ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम, टाइम के दौरान, विद टाइम, टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसे बोलेंगे कि वो मोशन में है, इट इज सेड टू बी इन मोशन। देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी रेस्ट और मोशन को लेके। नाउ सेकेंड पॉइंट या सेकेंड डेफिनेशन, डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो व्हाट इज डिस्टेंस, इसमें लिखिए, डिस्टेंस मतलब लेंथ से रिलेशन है, तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी पाथ को ट्रेवल करेगा उसकी जो लेंथ है वो आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक, सॉरी स्मॉल डी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी टोटल लेंथ है जो, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ है जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सबसे छोटी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन या पॉइंट, जो भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन या पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट। कैसे इसको समझेंगे, इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए पार्टिकल अभी आपका यहाँ पे ए पॉइंट पे है, तो पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल करते हुए बी पॉइंट पे चला गया, ठीक, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया, तो ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो जब पार्टिकल ए से बी पे जाएगा तो कुछ इस तरीके से भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, जा रहा है। तो मान लीजिए वो इस तरीके से गया, इस कर्व पे गया, यानी इस कर्व की जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए गया, या तो वो इस तरीके से जा सकता है पाथ 2, या तो वो कुछ इस तरीके से भी जा सकता है पाथ 3। मान लीजिए कि आपका ये बचपन का स्कूल है, ये आप हैं, हो सकता है आपको सीधे जाना हो, सीधे एक रोड गई हो सकता है आपको खेतों खलिहानों से होकर जाना है। मान लीजिए ये रास्ता आपका खेत और खलिहान से होकर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा है, आपको यहाँ से जाने में मजा आता है तो आप यहाँ से गए, किसी को यहाँ से कोई रास्ता मिल गया तो वो यहाँ से जा रहा है। तो 3 यहाँ पे रास्ते के पाथ दिखाए गए हैं,
जो ए से बी की ओर जाते हैं। तो बॉडी जब आपका ए से बी की ओर गया तो जो सबसे छोटा रास्ता है वो आपका ये वाला है, पाथ 2। तो जो आपका पाथ 2 है दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसी पाथ 2 को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है जो आपको ए से बी की ओर लेके जा रहा है। तो पाथ 2 इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और चूंकि ये शॉर्टेस्ट है तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझ में आया। तो ये बाकी दोनों क्या थे, 1 और 2 को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। 1 3 को हम बोलेंगे डिस्टेंस, हालांकि 2 भी एक डिस्टेंस ही है, बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन 1 एंड 2 आपकी डिस्टेंस है, 1 एंड 3 जो आपकी है वो डिस्टेंस है, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपकी 2 ही बन सकती है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट आता है आपका स्पीड का। व्हाट इज स्पीड? इसमें लिखिए, जो आपने 11 12 की फिजिक्स में पढ़ रखा है ना, वही पढ़ा रहे हैं और वही आपका यहाँ पे यूज है। बस मतलब आपको इतना पता होना चाहिए, फिर हम आगे मैकेनिक्स में पढ़ सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का चेंज होना आपका स्पीड कहलाता है। सिंपल से यहाँ पे आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा स्पीड का। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है स्पीड का? एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यही फॉर्मूला पढ़ रखा है। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। अगर ऐसा लिखा हुआ है dx अपॉन dt, ठीक, अगर ऐसा लिखा हुआ है dx अपॉन dt जहां पे x आपका डिस्टेंस ही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। ये तो जो बच्चों वाला फॉर्मूला है वो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, बट जो नीचे लिखा है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? जो नीचे लिखा हुआ है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जूम किया है, इन दोनों फॉर्मूला को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी लिखा हुआ है, तो वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट असल में ये होता है डी एक्स अपॉन डी टी, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक आपने और स्पीड का नाम सुना होगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की भी बात कर लेते हैं। अगला डालिए 5 नंबर पे, एवरेज स्पीड। ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस थी, अब एवरेज स्पीड कैसे दिखती है आइए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस और नीचे आएगा टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम। ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस, नीचे आएगा टोटल टाइम। तो इसको हम कुछ इस तरीके से नोट करते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो अगर एस आपका डिस्टेंस है, इसको एक्स कर लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि एस को हमने स्पीड बोला है तो इसको एक्स कर लेते हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है तो इसको बोलेंगे आप एवरेज स्पीड, और डी एक्स अपॉन डी टी है तो दैट विल बी डिनोटेड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है? एस एवरेज। ठीक, एवरेज स्पीड का मतलब होता है एस एवरेज, या इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। तो अगली हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी क्या। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 कि व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी आप लोगों ने पढ़ा है 11th 12th में, तो वही वाली डेफिनेशन हम यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी के ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूँ। वी वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका ds अपॉन dt टाइप का है, और आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। ठीक, बस आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर dx है, x जो है या s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, नॉट अ डिस्टेंस। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dt है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आएगा वी एवरेज, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, वी के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक, तो कैसे दिया जाएगा इसको, यहाँ पे एवरेज के लिए डेल्टा एस आ जाता है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट टर्म इज योर एक्सीलरेशन। तो जो टर्म आपको इस पूरे सेमेस्टर में यूज करने हैं, बस हम आपको उतना ही बताएंगे। तो आपका एक्सीलरेशन तक है, तो हम एक्सीलरेशन तक ही जाएंगे। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत सिक्वेंशियल हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन को बोलेंगे रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और नीचे आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपका एक्सीलरेशन को बताएगा। एक्सीलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये होता है आपका बेसिकली dv अपॉन dt। ठीक, v आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करना है, तो dv अपॉन dt। अब ये बताया था कि अगर dv अपॉन dt लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, जैसे वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, वेलोसिटी था यहाँ से, वैसे यहाँ पे भी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है तो एवरेज एक्सीलरेशन भी होगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें एक और चीज यहाँ पे आप लिखिए नोट। इसमें एक और चीज है जो हम आगे यूज करेंगे, उसको बता देते हैं अभी से ही। सिंस हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, dx अपॉन dt होता है, पता है, पढ़ के आए हैं, देखिए v होता है dx अपॉन dt। तो अगर हम इस v की वैल्यू ऊपर दिए गए dv अपॉन dt में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइए चेक करते हैं। तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला, d अपॉन dt एज इट इज रहेगा, इस v की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक, और ये कुछ और नहीं, हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt तो होता ही है बाय द डेफिनेशन, बट जैसे v की वैल्यू पुट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पुट करेंगे, तो हमें एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला मिलेगा विच इज d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो नोट करना है आपको, क्या करना है, आल्सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt। ठीक, तो इसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं। यहां पे लाते हैं dv अपॉन dx और यहां पे लाते हैं dx अपॉन dt। क्या किया हम लोगों ने, चेंज कर दिया, dv अपॉन dt को ब्रेक किया, dv अपॉन dx यानी dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, सिंपल से। तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को इस तरीके से लिख लेंगे, ये dx अपॉन dt अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा।
ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो जो ये dx अपॉन dt है आपका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये dv बाई dx ही रहेगा। तो ये हो जाएगा v dv ओवर dx। ठीक, एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। तो एक्सेलरेशन के दो तीन यहाँ पे हमने फॉर्म दिखा दिए कि किस तरीके से, इस तरीके से भी एक्सेलरेशन दे सकता है। अब बात कर लेते हैं 9th वाला, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो लिख देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो यहां पे आएगा टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे लिखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। दूसरी भाषा में लिख दिया, कोई बात नहीं है, वही चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यानी एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब जैसे वहाँ पे करवाते हैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि चेंज आपको पता है। हम यहाँ पे करवा नहीं रहे हैं क्योंकि बात वही हुई। तो ये आपके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थे, बेसिक टर्म्स थे जो आपके मैकेनिज्म में यूज होंगे आगे, ये सारे मैंने आपको बता दी। अब सिलेबस में वापस आते हैं, एक मिनट। तो मैकेनिक्स का सिलेबस है। अगर आप ध्यान से अब पहली यूनिट को देखो, मोशन इन अ प्लेन में क्या लिखा है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स क्या होते हैं बता दिया। वेलोसिटीज पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कार्टेशियन में, पोलर में, टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट में। अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये तो आपका पहले ही है इंट्रोडक्शन, अभी पढ़ाया नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन हाँ, इसमें जो मैंने कमाल की बातें वो बताई हैं वो ये कि काइनेमेटिक्स बता दिया आपको, काइनेटिक्स बता दिया, ठीक है, वेलोसिटीज बताया, एक्सेलरेशन बताया। तो कहने का मतलब है कि आपका जो हमने बेसिक रिवीजन करवा दिया है, जो आप 11th-12th में भूल गए हों, तो अब आपको मैंने सारे फॉर्मूलेज, सारे डेरिवेशन लिखवा दिए, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में। और शॉर्टकट फॉर्म में भी नहीं, आपका यही आपका डिटेल में भी यूज होगा, ठीक। तो अब जो आगे की क्लासेस हैं वो जब आप इस बेस से जुड़ेंगे तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जिसको भी बेस से जुड़ना है मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है मैसेज, तो हम उसको बताएंगे कि आपको बैचेस में कैसे ज्वाइन करना है। तो आज की जो डेमो क्लासेस हैं वो ऐसी ही हैं और ऐसे ही आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आगे। ऑल द बेस्ट। बैचेस ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो लास्ट डेट 8 जनवरी थी, हमने 10 जनवरी बढ़ा दी है, ठीक। एक डेमो लेक्चर आपका फिजिक्स का भी आएगा, तो उसको भी हम जल्दी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट ऐसे ही आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी जैसे यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ये आपकी रिकॉर्डेड है, आपकी लाइव क्लासेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी।